चलिए, तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से जो सवाल आते हैं वो सिर्फ ज्यादातर प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में इतने कोई खास सवाल नहीं होते। मेंस के लिए रिस्क ली भी जा सकती है कि आप छोड़ दें। अगर पूछा जाएगा तो चलो ठीक है, मान लेंगे जैसे कि एक बार सवाल पूछा गया कि इतिहास में सिक्कों का विकास जो है उसके बारे में बताइए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके होते हैं अलग से। जिस टाइम आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, उसमें एंशियंट हिस्ट्री की लगभग चीजें पढ़ चुके होते हैं। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस यानी सोशल कंडीशंस, कल्चरल कंडीशंस जो है उनके बारे में पूछा जाता है। डायनेस्टी, वाइनेस्टी या फिर कौन सा कब आया, कौन सा क्या यार, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके ही चीजें पूछी जाती है। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे प्राइमरी सोर्स आपका ये होना चाहिए, वो है 11th की एनसीईआरटी, जिसमें ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब एक चैप्टर आप विशेष रूप से किसी भी तरीके से कहीं से भी आप पढ़ें, वो चैप्टर एंशियंट हिस्ट्री में आपका बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद में दूसरी चीज कि जो वैदिक पीरियड आता है, वैदिक पीरियड आता है, उससे पहले प्री हिस्टोरिक जो है उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ ली कि केव्स कहां है और उसके अलावा पेंटिंग्स कहां है, जैसे भीमबेटका, ये सब ठीक है। उसके अलावा सेटलमेंट्स जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे तो उससे पहले के या फिर बाद के जो कुछ सेटलमेंट्स हैं, जैसे साउथ में कहां कहां थे, महापाषाण युग वगैरह वगैरह कहां कहां थे, इनाम गांव और ये सब, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको, लेकिन वो जानकारी आपको इस एनसीईआरटी में मिल जाएगी। इस एनसीईआरटी में आपको वो चीजें मतलब कि अंडरलाइन कर देनी है कि जो जो इंपॉर्टेंट है। सारी एनसीईआरटी में हर चीज पे आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु बोर्ड की भी यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको कर नहीं सकते, तो ये सोर्स तो वैसे कट गया। अगर ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये ना पढ़े, ये पढ़ रहे हैं तो ये ना पढ़े। दो सोर्स हो गए। तीसरा, इसमें कुछ चीजें वापस फिर से नितिन सिंघानिया से आप पढ़ सकते हैं। अगर इन चीजों को छोड़ दें तो फिर एंशिएंट इंडिया में दो चीजें मेन तरीके से बचती हैं। एक तो बचती है कुछ टर्म, जैसे 2022 में एक सवाल पूछा कि फणम क्या है, ठीक है। लेकिन ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी यूज होता था, उसके बाद भी ये वर्ड यूज होता था, तो इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एंशिएंट का है कि मिडाइवल का है। दूसरा बचता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको आप 11वीं के एनसीईआरटी में इसको डिटेल में नहीं दिया गया है, बिल्कुल डिटेल में नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट में है। इसको आपसे अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा भी लेना पड़ेगा। यूट्यूब पे कुछ वीडियोज आप बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएससी के लिए विशेष रूप से आप इस तरह से डाल के फिर उसमें जो आपको मटेरियल मिले उसका आप अलग से नोट्स बना लो जैनिज्म और बुद्धिज्म पे। 10-15 पेज, 10 एक पेज में आप 10-15 पेज में जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि सब यहां से सवाल आना ही आना है प्रीलिम्स में। फिर बाद में जो टर्म जो है, इनके लिए आजकल क्या है कि बहुत सारी कोचिंग होंगे, कंपाइलेशंस हैं, उन कंपाइलेशन का आप प्रयोग कर सकते हो। ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, मतलब 10-15 पेजेस का कंपाइलेशन है। यानी कुल मिला के, अब मैं फिर से अगर आपको रिपीट करूं तो कौन कौन से सोर्स हो गए? 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया तमिलनाडु की, ठीक है, प्लस और क्या हो गया, एक चीज हो गई जो कोचिंग कंपाइलेशन जो है वो हो गया। ठीक है, ये किसके लिए है? टर्म्स के लिए, ठीक है, प्लस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। फिर क्या हो गया?
फिर आपको एक चीज इसमें और आ गई, इंडस वैली। इंडस वैली भी एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार देखिए ये क्या चीजें देखिए कैसे सीक्वेंस में चलती है, एक बार इस चीज को समझ लीजिए। इसमें यह है कि देखो सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी की, देखो वो कैसे चलती है। सबसे पहला आता है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि कहां कहां से आपको सोर्स मिलते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन की इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की है। जैसे कौन सी बुक कहां मिली, या फिर कौन सी बुक का किसने मतलब कि किसमें अनुवाद किया, ये सब। फिर उसके बाद में स्टोन एज के बारे में है, ठीक है, कि कहां कहां सेटलमेंट्स थे, कहां कहां पे कौन कौन से हथियार मिले पत्थरों के। फिर उसके बाद में उससे छोटे बने मेजोलिथिक, ये वाली एज के बारे में। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो जितनी भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में आ जाता है, इंडस वैली के बारे में आ जाता है। फिर उसके बाद में इंडिया में आर्य आ जाते हैं। आर्यों के आते ही वैदिक पीरियड की बात आ जाती है। वैदिक में सोशल और जो शासन करने की जो पद्धतियां थी वो क्या थी, उनमें कुछ टर्म्स हैं। जैसे राजा को क्या बोलते थे, राजू किसको बोलते थे, गृहपति किसको बोलते थे, ये टर्म है। इन टर्म से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जो कि इस एनसीईआरटी में है, 11वीं की एनसीईआरटी में है। फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक में क्या हो जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी हो जाती है, शूद्रों की स्थिति कैसी हो जाती है, ये सब। फिर बाद में महाजनपद काल आ जाता है। कौन कौन से महाजनपद थे, कहां कहां कौन कौन से राज्य थे, इसके बारे में एक छोटा सा मैप बना लो, उसमें आप कर लीजिए। फिर उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म आप अलग से पढ़ ही रहे हैं तो आपको उसका पता ही होगा। फिर उसके बाद में मौर्य युग, नहीं मौर्य पहले ही आ गया, मौर्य सॉरी, हाँ इसके बाद मौर्य आ गया, ठीक है। मौर्य युग में अब इसमें भी वापस वही कि आर्ट एंड कल्चर की चीजें आप पढ़ेंगे। ये तो आपसे पूछने से रहा कोई कि अशोक का शासन जो कितने टाइम से कितने टाइम तक था, यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद में मौर्य के बाद साउथ में कुछ डायनेस्टीज डेवलप हो गई थी, उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे। और उत्तर में हर्षवर्धन वगैरह, इनके बारे में आप जान लेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री यही खत्म हो जाती है। तो मोटा मोटा इसमें आपको क्या देखना है, वहां की सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, और थोड़ी बहुत आर्थिक व्यवस्था क्या थी। तो इसके बारे में ऊपरी जानकारी तो आपको 11वीं की एनसीईआरटी में मिलेगी, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी। 11वीं की एनसीईआरटी के साथ अगर आप बुद्धिज्म और जैनिज्म कर लेते हो, बुद्धिज्म जैनिज्म प्लस इंडस वैली को अलग से कर लेते हो, ठीक है, प्लस टर्म का जो कंपाइलेशन है उसको अलग से आप कर लेते हो, तो इस कॉम्बो के साथ में अगर आपने आर्ट एंड कल्चर कर रखा है अलग से, तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। प्रीलिम्स के हिसाब से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अब जब आप ये करेंगे तो इसमें इतनी मतलब कि गुड इनफ इंफॉर्मेशन होगी आपके पास कि आप अगर मेंस में सवाल पूछ भी लें तो देखो ये रिस्क लिया जा सकता है कि आप कुछ ना कुछ तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेंस के का जो पेपर है उसको भी हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो चलो आगे अगले वाले वीडियो के लिए हम फिर से किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ आएंगे। धन्यवाद।